Hello. So let us continue our discussion on Coulomb's law. So Coulomb's law में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ Coulomb's law and different kinds of characteristics of forces. In the last class I have discussed all about the magnitude of Coulomb's law. Whatever we have discussed about the magnitude of Coulomb's law basically and the dielectric constant. Okay. So this class में हम डिस्कस करेंगे अबाउट Coulomb's law, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law में जो है फोर्स का डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो जो म्यूचुअल जो दो फोर्स मतलब दो चार्ज जो होगा, एक Q1 और एक Q2 लेते हैं और हम डिफरेंट केस ले सकते हैं, जैसे कि Q1 Q2 सेम काइंड्स हो सकते हैं, मतलब आइदर पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। उसके हिसाब से वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम किसी एक केस को लेकर चलते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि दो चार्ज जो है Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अब देखो देयर विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर। सो पहले हम ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम r मान लेते हैं। पहले हमने ये देख चुका है। और Q1 के ऊपर Q2 को द्वारा जो फोर्स है दैट इज F12 है ना। सो दिस इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज F12 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 with respect to Q2 is R21. Similarly, force on Q2 is F21 and the position vector of Q2 with respect to Q1 is R12. Similarly, we will get a unit vector you can say. So इधर का जो unit vector होगा that will be R21 cap we can write है ना। Similarly, इधर का जो position vector unit vector होगा that will be R12 cap. Okay, and you know the definition of position vector. Position vector जो है that is vector divided by mod. जैसे कि R12 अगर हम बोलते हैं so that will be basically R12 vector divided by modulus of R12 vector, that is simple we can write as R12. Okay, similarly if you want to write R21 cap, so that is basically R21 vector, okay, upon the magnitude of R21, but the magnitude of R21 and R12 is same and that is basically R. Okay, अब देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं फोर्स का, so what will be the magnitude 1/4πε0 if we want to write it SI unit and in air medium, so it will be, so generally जब हम जनरल लिखते हैं फोर्स का इक्वेशन, जनरली हम 1/4πε0 लिखते हैं, इन SI यूनिट लिखते हैं, इन एयर मीडियम लिखते हैं। ओके, सो F जो है दैट इज 1/4πε0 into Q1 Q2, you can write a modulus sign over here upon distance square. Okay, distance square. So this was our magnitude of force. Now if you want to write F12, so you have to give the direction also. So मान लो कि हम इसको लिखते हैं F12 vector. So what is the direction of F12 vector is along R21 cap. So you can write over here R21 cap. Clear? Okay, and this is R21 square. This is magnitude. Okay, similarly if you want to write F21 तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो, और अगर हम इसको R21 कैप को अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखना चाहेंगे तो भी हम लिख सकते हैं। देखो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि F12 वेक्टर जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/4πε0 into modulus of Q1 Q2, okay, upon R21 square into R21 vector upon R21. You can write in this way, yes or no. Similarly we can write F21 अगर हम लिखना चाहेंगे, so that will be with the same magnitude 1/4πε0 in the same way we can write है ना। so Q1 Q2 upon R square है ना। अब देखो डायरेक्शन क्या है R12 कैप, सो इसको हम लिखेंगे R12 कैप, यहाँ भी हम R12 लिख सकते हैं। सो सिमिलरली वी कैन राइट R12 कैप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ऑल्सो। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इनटू, यहाँ मॉड भी देंगे हम, Q1 Q2 मॉड अपॉन R12 स्क्वायर इनटू R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड। क्लियर? सो दिस इज F12 एंड दिस इज F21। अब देखो ये जो R21 स्क्वायर था ये क्यूब बन जाएगा, यहाँ भी R जो 12 स्क्वायर था वो भी क्यूब बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट साइड में हम लिखते हैं इसको, तो यहाँ जो है F12 जो होगा, देखो F12 वेक्टर जो होगा दैट इज 1 अपॉन, फाइनल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ 1/4πε0 इनटू मॉड Q1 Q2 अपॉन, देखो इसमें क्या था
R121 स्क्वायर इंटू R21 मतलब R21 क्यूब, तो ये बन जाएगा R21 क्यूब इंटू हो जाएगा R21 वेक्टर। एंड जो F21 था, जो F21 था ये कैसा होगा, इट विल बी जस्ट 1/4πε0 इंटू मॉड Q1 Q2 अपन क्या है इधर का पोजीशन वेक्टर R21, तो R12, so it will be just R12 cube into R12 vector, R12 vector. Now you can see here कि ये जो R12 vector and R21 vector है ना, ये opposite to each other, so we can write over here कि R12 vector जो है that is equal to minus R21 vector. This is also very important thing. So in this case you can see F12 vector is equal to minus F21 vector, because this R21 cube and R12 cube are the same, because these are the magnitude of R12 and R21, and that is basically R. So as we know R12 अगर हम mod बोलते हैं, so that is equal to R21 mod. So R12 is equal to R21 equal to R basically. So we can, and this symbol R21 and R12 we can use either this symbol or this symbol, does not matter, but if we use this or this, that will matter because these are opposite to each other. So in this way you can write कि F12 vector equal to minus F21 vector, है ना। So ये क्या है बेसिकली बताओ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये होना ही चाहिए था, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं बताओ, कि कूलम्स लॉ जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। कूलम्स लॉ जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज ये अगर इसको फोर्स देगा तो ये भी उसको फोर्स देगा, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी एक्टिंग हियर। सो यू कैन कंक्लूड फॉर हियर कि कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ जो है दैट इज, ये -1 2, सो कूलम्स लॉ जो है यू कैन राइट, सो कूलम्स लॉ इज बेसिकली, so Coulomb's law is in accordance with Newton's third law, okay, Newton's third law. I think the whole picture is clear, okay. सो देखो वेक्टर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस वेक्टर फॉर्म में जो है ये जो Q1 Q2 चार्ज है इसको हम अलग अलग मान के हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया ना, दोनों को पॉजिटिव ले लिया Q1 Q2, अगर मान लो कि दोनों नेगेटिव होता, सपोज ये भी नेगेटिव होता ये भी नेगेटिव होता, तब भी ये सेम होता था, सेम सिनेरियो होता। लेकिन अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लीजिए कि यहाँ -Q1 हो गया और ये Q2 जो है ये प्लस है, तब क्या होगा देखो, सो Q2 Q1 को इधर फोर्स देगा ना, सो दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट होगा इक्वल एंड अपोजिट। दिस रिलेशन विल होल्ड ऑलवेज, F12 इक्वल टू माइनस F21, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ओके। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये थोड़ा अलग होगा, पोजिशन फैक्टर का तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा। सो आई कैन, यू कैन डू इजीली दैट थिंग्स if in question they mention that which one is positive and which one is negative, so according to that condition you can write the vector form of Coulomb's law easily, okay. So if you just need some knowledge of position vector and the unit vector bus, okay. So next देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यू कैन से इन Coulomb's law। और इन इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। देखो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अगर हम बात करते हैं, इसका जो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब जो है दैट इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो शुरू में हमने जो देखा है, देखो मतलब जो Coulomb's लॉ जो हम एक्चुअल में इन कन्वेंशनल वे में जो Coulomb's लॉ हम लिखते हैं, इसमें क्या है दो चार्ज पार्टिकल रहते हैं जिसके बीच में एक डिस्टेंस हम मान के इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर मल्टीपल चार्जेस है, मतलब मान लो कि यहाँ Q1 है, यहाँ और भी Q2 है, यहाँ और भी एक चार्ज है Q3 है, यहाँ और भी एक चार्ज है Q4 है, तब इसके ऊपर क्या फोर्स होगा या फिर इसके ऊपर क्या फोर्स होगा। सो व्हेन देयर विल प्रेजेंट मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज, सो लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, इन दैट केस व्हाट वी विल डू। सो देखो Coulomb's लॉ में एक बात ये भी याद रखना है कि
ये जो स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम. ओके, the individual forces are unaffected due to the presence of the other charges. This is termed as the principle of superposition. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि the individual forces are unaffected due to the presence of the other charges. This is one of the assumptions that we have taken here and experimentally it is verified. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो पहले तो कूलम्ब्स लॉ ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ एक चार्ज है, सपोज इस चार्ज को हम Q0 मान लेते हैं, और यहाँ एक चार्ज है मान लो कि Q1 है. सो Q1 जो है Q0 के ऊपर एक फोर्स देगा ऐसे, है ना. सपोज दिस फोर्स, लेट मी राइट एज F1, F10 भी हम लिख सकते हैं, बट F1 में लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. मान लो कि यहाँ और भी एक चार्ज है Q2, तो दिस फोर्स विल ऑल्सो गिव अ फोर्स ओवर हियर, सो वी कैन राइट दिस फोर्स एज F2, है ना. सिमिलरली मान लो यहाँ और एक फोर्स है Q3, सो ये फोर्स, ये चार्ज है, तो ये चार्ज भी एक फोर्स देगा इधर, दैट लेट मी राइट एज F3. यहाँ भी एक चार्ज है मान लो Q4, सो दैट चार्ज विल ऑल्सो गिव अ फोर्स, लेट मी राइट इट एज F4. देखो, सो नंबर ऑफ फोर्सेस हो गया. अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स, नेट फोर्स होगा ना, दैट नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ F1 F2 F3 F4. वही यहाँ बता रहे हैं, चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम, है ना. अदर चार्ज हम कैसे ले रहे हैं, Q1 जब Q0 के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है, F1 जब हमने लिखा है तब हम Q2 का बात नहीं किया है, तो वन एट ए टाइम हम ले रहे हैं. एक टाइम में Q1 लिया, दूसरे टाइम में Q2 लिया, फिर Q3 लिया, फिर Q4 लिया, है ना. और ये अलग अलग जो फोर्स हम निकाल रहे हैं कि Q1 Q0 के बीच में क्या फोर्स है F1, Q2 Q0 के बीच में क्या फोर्स है F2, Q3 Q0 के फोर्स में क्या फोर्स है F3, ये अलग अलग निकल रहे हैं. फिर जब हम इसका बोलते हैं नेट फोर्स क्या होगा, द नेट फोर्स विल बी F नेट जो होगा दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, है ना, प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर. ऐसे हम करते हैं, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है सो ऐसे हम लिखते हैं Fn वेक्टर. सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. लेकिन इसमें एक चीज हमने क्या एज्यूम कर लिया, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनएफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. मतलब जब Q1 Q0 के बीच में फोर्स क्रिएट हो रहा है, तब Q2 जो है इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये इफेक्ट नहीं कर रहा है. जब Q2 Q0 के ऊपर फोर्स दे रहे हैं तो अदर चार्जेस जो Q1 Q3 Q4 वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्सेस. जब ये दोनों के बीच में फोर्स का जो काम है, जो इफेक्ट है, जो चल रहा है, तब Q2 Q3 Q4 जो है वो चुप बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. अगर हम ऐसे फोर्स को अगर हम निकालते हैं अलग अलग Q1 Q2 Q3 के द्वारा जो फोर्स है वो हम अलग अलग निकालते हैं, फिर इसका अगर हम वेक्टर्स हम करते हैं तो ये रिजल्ट मैथमेटिकली आएगा. अगर एक्सपेरिमेंटली हम फोर्स को मेजर करते हैं तो सेम आएगा. सो दिस इज व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस assumption इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हम चाहे तो निकाल सकते हैं. देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल F1 क्या होगा, मान लो कि ये डिस्टेंस जो है इसको हम वेरी सिंपल में नोटेशन ले रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F10 20 40, है ना, 30, फिर इसको हम R01 02 03, जैसे हमने 1 2 2 1 लिया था पहले, ऐसे हम लिख सकते थे. लेकिन जरूरत नहीं, बस समझना जरूरी है. नोटेशन डज नॉट मैटर, नोटेशन अपने आप आ जाएगा. ओके, द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस. ओके, सो इफ दिस इज R2, दिस इज R3, मान लो दिस इज R4. सो देखो इन दैट केस हमने क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें कि 1/4πε0, है ना. अब देखो जब F1 लिखेंगे तब क्या होगा, Q1 Q0 होगा. सो देखो Q0 कॉमन रहेगा, सब में Q0 होगा. सो इसमें हम Q0 को पहले लिख देते हैं एज ए कॉमन. सो यहाँ क्या होगा, देखो Q1/R1² इंटू R1 कैप होगा. फिर क्या होगा, Q2/R2² इंटू R2 कैप होगा. ऐसे डॉट डॉट चलेगा, Qn/Rn² इंटू Rn कैप आ जाएगा. सो दिस इज द नेट फोर्स यू कैन से. ओके, so this is the net force. So this is how we can write it in summation form also. different तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. Q0/1/4πε0 into summation we can write Qi/Ri² into Ri cap, where I is equal to 1 to n. तो ऐसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. ओके, बट इससे इंपॉर्टेंट है कि अगर 2-3 फोर्स है
एक साथ प्रेजेंट, ये 2 3 चार्ज एक साथ प्रेजेंट है, तो हम कैसे फोर्स को निकालेंगे एक्चुअल में। ओके देखो, अगर मान लो कि 2 फोर्स प्रेजेंट है F1 F2 सिंपल, तो हम पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके सो देखो इन रियलिस्टिक सिचुएशन में हम इसको कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा। ओके नाउ लेट अस टेक सम रियल एग्जांपल so that you can understand कि how we can use okay this superposition principle. For example देखो, सपोज मैं एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट लेते हैं, सबसे ये पॉपुलर है। ओके सपोज मान लो कि यहाँ एक चार्ज है Q1, देखो यहाँ एक चार्ज है Q2 और यहाँ एक चार्ज है Q3। अब Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, सब पॉजिटिव मान लिए। अब देखो Q1 के, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान लेते हैं। ओके अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेंथ जो है सेम होगा, दिस लेंथ इज आल्सो L, दिस इज आल्सो L, दिस इज आल्सो L। अब देखो मान लो कि Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, Q1 के ऊपर क्या निकालना है, Q1 के ऊपर नेट फोर्स सपोज निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो Q2 Q1 को एक फोर्स देगा इधर, है ना। सो इसको अगर हम F2 मान लेते हैं Q2 के हिसाब से। ओके और देखो Q3 Q1 को जो फोर्स देगा वो इधर देगा, इसको हम F3 मान लेते हैं। अब बताओ 2 फोर्स आ गया, तो 2 फोर्स आ गया तो नेट फोर्स क्या बनेगा, नेट फोर्स क्या बनेगा बताओ, F1 वेक्टर सॉरी F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। जैसे हम नोटेशन लेंगे ऐसे ही आएगा, F2 प्लस F3 वेक्टर। ओके अब देखो F2 F3 का जो रिजल्टेंट है हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल थीटा अगर है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। सो इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड F3 क्या होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड F3 विल बी सेम। क्यों पता है, क्योंकि देखो ये सेम तब होगा अगर ये चार्ज सेम होगा, तो क्योंकि लेंथ तो सेम है। अगर मान लो ये दोनों चार्ज सेम होता तब फोर्स सेम होता, अब यहाँ तो दोनों चार्ज अलग अलग है तब तो सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो Q3 अपन Q3 Q1 अपन L स्क्वायर होगा, तो इसमें Q1 Q2 अपन L स्क्वायर होगा, है ना। सो दैट आर द मैग्नीट्यूड। ओके सो मैग्नीट्यूड जो है हम ऐसे लिख के रख सकते हैं कि F2 का जो मैग्नीट्यूड है देखो दैट इज 1/4πε0 अगर हम लिखते हैं, सो इंटू Q2 Q1 अपन L स्क्वायर। ओके सिमिलरली F3 का जो वैल्यू होगा दैट इज 1/4πε0 इंटू क्या बनेगा Q3 Q1 अपन L स्क्वायर, है ना। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब एकदम विथ वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 Q3 थीटा L ये सब विथ वैल्यू हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। बट मैं यहाँ जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू शो यू कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन एक्चुअल सिचुएशंस, क्योंकि इसमें जो है ये तो जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे दिया गया है कि ऐसे हमको निकालना है, तो लेकिन एक्चुअल में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम ऐसे तो नहीं रख सकते हैं ना, तो इसका एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। सो जब 2 फोर्स होगा तब एक हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, 3 फोर्स अगर है तो पॉलीगॉन लॉ लगा सकते हैं, या फिर दूसरे तरीका भी हम लगाएंगे, मैं दिखाऊंगा। ओके सो पहले ये देख लो कि एफ नेट जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं, बट दिस इज जस्ट अ नोटेशन, है ना। एक्चुअल में जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ऐसे करना पड़ेगा। ओके सो देखो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बनेगा बताओ, सो दिस विल बी जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ देखो F2 स्क्वायर जो फॉर्मूला है प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 इंटू कॉस थीटा, यस और नो, दिस विल बी द फॉर्मूला। अब देखो F1 F2 F3 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा को हम 60 डिग्री लिख देंगे, तो ये आ जाएगा फोर्स, फिर यहाँ से फोर्स आ जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड आएगा। फिर हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, सो अगर हम यहाँ जो है मान लो कि यहाँ अगर ये पूरा पैरेललोग्राम जो है ये अगर हम यहाँ बना देते हैं, सो दिस विल बी द पैरेललोग्राम देखो, है ना। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, होगा कि नहीं, ये हो जाएगा नेट फोर्स। अब मान लो कि इस नेट फोर्स का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू F2 हम निकालना चाह रहे हैं, दैट इज अल्फा। सो यहाँ वेक्टर लॉ आपको पता है, सो यहाँ से हम tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। सो tan अल्फा क्या होगा देखो F3 साइन थीटा, है ना, अपॉन F2 प्लस F3 कॉस थीटा। सो दिस इज जस्ट वेक्टर एडिशन फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ओके सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड magnitude and direction of the net force. Okay similarly we can see another more example for in the form of rectangle या फिर स्क्वायर। ओके सो सपोज 4 चार्ज का अगर हम बात करते हैं, ऐसे मान लो कि 4 चार्ज, जैसे देखो मैं जस्ट हिंट दूंगा इसका, जैसे कि यहाँ है Q1, यहाँ Q2, यहाँ है Q3, ओके और यहाँ एक चार्ज है, सपोज मैं लिख देता हूँ इसको Q4 ही लिख देता हूँ अभी इन जनरल।
ओके, अब देखो इसके ऊपर फोर्स निकालना है। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन Q4। सो देखो Q4 के ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ कितना फोर्स होगा, देखो पहले Q2 Q4 के ऊपर एक फोर्स देगा इधर। सो इसको अगर हम F2 मान लेते हैं तो Q3 Q4 के ऊपर जो फोर्स देगा इसको हम F3 मान लेते हैं। अब देखो ये Q1 जो फोर्स देगा, देखो Q1 जो फोर्स देगा इसके ऊपर वो ऐसे देगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले F2 एंड F3 का रिजल्टेंट निकालना है। और F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा देखो वो रूट ओवर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर होगा, क्योंकि बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है तो फिक्स्ड है। अगर मान लो कि यहाँ जो चार्ज है Q1 जो इसको फोर्स देगा वो भी ऐसे ऐसे फोर्स देगा एकदम। सो इसको हम मान लेते हैं F1। अब देखो ये नेसेसरी नहीं है कि F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट है, देखो ये नेसेसरी नहीं है कि F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट बनेगा वो एकदम F1 के डायरेक्शन में ही बनेगा। क्योंकि अगर F3 ज्यादा है तो थोड़ा सा इधर बनेगा, अगर F2 ज्यादा है तो थोड़ा सा उधर बनेगा। लेकिन अगर F2 एंड F3 सेम है तो इन द डायरेक्शन ऑफ F1 ही बनेगा। इन दैट केस द क्वेश्चन विल बी मोर इजी। अगर मान लो कि F2 एंड F3 सेम है तब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट इस लाइन में बनेगा तो ये दोनों का जस्ट F1 का और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है सिंपल एडिशन हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन में है। लेकिन दिक्कत ये है अगर F2 एंड F3 अलग हो जाएगा तब इसका जो रिजल्टेंट है हो सकता है मान लो कि यहाँ बन गया, तब क्या होगा ये एंगल भी निकालना पड़ेगा, है ना। इसलिए स्क्वायर के केस में देखा जाता है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि जहां वो जो दो फोर्स है ना F2 एंड F3 वो इक्वल हो जाए। वो कैसे इक्वल होगा, अगर मान लो कि इसको स्क्वायर मान लेते हैं, देखो सपोज इसको अगर हम एक स्क्वायर मान लेते हैं और चार्ज जो है सेम चार्ज कर देते हैं सबको, ओके यहाँ अलग हो सकता है अदरवाइज सेम चार्ज कर देते हैं और ये डिस्टेंस भी हम सेम ले लेते हैं। इन दैट केस क्या होगा, देखो ये जो फोर्स देगा इधर और ये जो फोर्स देगा इधर ये दोनों सेम हो जाएगा, है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये दोनों अगर सेम है तो इसका जो रिजल्टेंट है एकदम बीच में जाएगा, तो दैट विल बी √2f हो जाएगा। अब देखो ये जो फोर्स लगाया गया दिस Q जो फोर्स लगाएगा इसका डिस्टेंस अलग है इसलिए फोर्स अलग हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगा √2a हो जाएगा, है ना, √2a हो जाएगा। ये a है ये a है तो √2 हाइपोटेनस है ये तो √2 हो जाएगा। तो इन दैट केस ये जो फोर्स है इसको अगर हम F' मानते हैं तो नेट फोर्स जो बनेगा वहां देखो सिंपल हो जाएगा। सो F नेट जो है दैट इज F' प्लस √2f हो जाएगा, मतलब F नेट का जो मैग्नीट्यूड है। क्लियर। तो F' क्या बनेगा, देखो Q² अपॉन दिस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू Q² अपॉन दिस स्क्वायर मतलब 2a² प्लस देखो √2 इंटू एफ क्या हो जाएगा Q² अपॉन a² सिंपल। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। सो ऐसे हम कर सकते हैं, दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बट इन रियलिस्टिक सिचुएशंस। यहाँ एक जनरल सिचुएशन दिया गया था पहले देखो कि ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखो डायरेक्शन भी निकालेगा एकदम कि सीधा 45 डिग्री एंगल में ही जाएगा, एकदम बीच में जाएगा, ओके। लेकिन अगर ऐसा दे दिया कि ये दो फोर्स अगर अनइक्वल हो गया ना तो दिस क्वेश्चन विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, ओके। सो जनरली इसको देते हैं, अगर ऐसा दिया गया तो ऐसा हिंट क्वेश्चन में कुछ रहेगा कि जहां से हम ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो निकाल सकते हैं, ओके। आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर, ओके। नाउ देखो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है इसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि पहले हमने क्या मान लिया था कि यहाँ एक चार्ज है Q0 और इधर जो चार्ज है सपोज यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2, है ना, यहाँ एक चार्ज है Q3, यहाँ एक चार्ज है Q4, है ना। अगर मान लो कि ऐसे अलग अलग डिस्क्रीट चार्ज ना होकर अगर मान लो कि ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर पूरा ही चार्ज है ना, इस लाइन के ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस बन जाएगा। सो अगर चार्ज अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसको ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, देखो सो अगर पूरा इस लाइन के लिए पूरा ये लाइन चार्ज के लिए अगर हमको फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज दिस इज अ लाइन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन इट, फोर्स ड्यू टू दिस लाइन ऑन Q0, ओके। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ एक हम स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे जिसका मान लीजिए कि जो लेंथ है dl है, ओके, और जिसका चार्ज जो है dq है। अब देखो ये dq चार्ज के लिए पहले यहाँ फोर्स निकालना पड़ेगा और सपोज Q0 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू dq जो है
दैट इज आर, और ये जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आर कैप, है ना। सो ये डी क्यू के लिए कितना फोर्स होगा बताओ, दैट फोर्स विल बी डी एफ। देखो मतलब पहले जैसे Q1 Q2 Q3 के लिए निकाल रहे थे ना, अभी डी क्यू डी क्यू डी क्यू करके बहुत स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होगा। मतलब यहाँ तो Q2 Q3 Q4 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल डी क्यू डी क्यू डी क्यू करके लिख सकते हैं। और जब ये डिस्क्रिट से ऐसे डी क्यू करके कंटिन्यूअस में आ जाता है, तब क्या होगा, समेशन जो था वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखो, तो अगर स्मॉल डीएफ निकालना है तो हम इसको तो ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि दिस विल बी 1/4πε0 इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट, है ना, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम। सो ये जो वेक्टर होगा, सो दैट विल बी आर कैप। सो देखो नेट फोर्स क्या होगा, सो टोटल एफ जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन डी एफ। सो यहाँ भी एक इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, अब देखो जो ये लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसलिए हम इसको लाइन इंटीग्रेशन में हम कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ज जो है सरफेस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और वॉल्यूम के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सो ये तो जनरल फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम बोलते हैं कि फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो फॉर लाइन चार्ज हम क्या लिखेंगे, फॉर लाइन चार्ज ये डी क्यू जो है, मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल। ये पहले हम डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सो डी क्यू क्या होगा, देखो इन दैट केस लैम्डा डी एल हो जाएगा। लैम्डा वुड बी द फंक्शन ऑफ एल और मे बी कांस्टेंट। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में के बाहर आ जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो इट विल बी एज ए फंक्शन ऑफ एल रह सकते हैं। सो इन दैट केस देखो जो एफ बनेगा दैट विल बी, यहाँ जो क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इसको हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर जो होगा लाइन इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, है ना। सो ये हो जाएगा, इन दैट केस फोर्स हो जाएगा, जो कि पहले जब हम समेशन फॉर्म में लिखे थे, देखो जब हम समेशन फॉर्म में लिखे थे, यहाँ देखो ये समेशन था ना, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 बाहर था, यहाँ देखो इस समेशन की जगह इंटीग्रेशन बन गया, क्यू आई की जगह डी क्यू बन गया, या ये सिंपल आर स्क्वायर है। देखो ये इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर था और डी क्यू की जगह हम लैम्डा डी एल लिखे हैं इसमें। देखो डी क्यू की जगह हम लैम्डा डी एल लिखे हैं, तो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो गया। सेम वे इस एफ जो होगा, अगर हम इसको एक सरफेस मान लेते हैं, सपोज एक सरफेस मान लेते हैं यहाँ पहले। ओके, सो मान लो कि ये जो है एक ऐसा रैंडम सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, तो यहाँ जो है हम एक स्मॉल डी एस मानेंगे, है ना, तो स्मॉल डी एस मानेंगे जिसका चार्ज है डी क्यू, और यहाँ से मान लो कि एट ए पोजिशन आर एक चार्ज है क्यू नॉट और इधर है आर कैप। ओके, सो इन दैट केस देखो ये डी क्यू क्या बनेगा, डी क्यू बनेगा सिग्मा डी एस, क्योंकि यू नो डेफिनेशन ऑफ सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, सो दैट वाज डी क्यू अपॉन डी एस। सो सिग्मा वाज डी क्यू अपॉन डी एस, सो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस। सो इन दैट केस जो फोर्स होगा, देखो व्हाट विल बी द फोर्स, इट विल बी क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ये तो बाहर रहेगा, इंटू इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रेशन बन जाएगा, और यहाँ जो था देखो डी क्यू जो था दैट विल बी सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो ये बन जाएगा एफ वेक्टर इन दिस केस। अगर यहाँ एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज मान लो कि यहाँ एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिखा रहा हूँ, अगर एक क्यूबिकल शेप बना लेते हैं तो इसमें जो है इजी होगा समझने में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक स्मॉल वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे सिमिलर काइंड ऑफ, ओके, जिसका वॉल्यूम है डी वी और चार्ज है डी क्यू, और यहाँ से आर डिस्टेंस में यहाँ एक पॉइंट है क्यू नॉट जिसका पोजिशन वेक्टर आर और यूनिट वेक्टर आर कैप। तो इन दैट केस यहाँ अगर हम फोर्स निकालते हैं, सो दैट फोर्स विल बी क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन बन जाएगा, सिग्मा की जगह तब रो हो जाएगा, क्योंकि ये रो का जो डेफिनेशन था यू नो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, सो डी क्यू अपॉन डी वी, सो डी क्यू बन जाएगा देखो रो डी वी। सो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि डी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू रो डी वी। सो इसमें हम लिख सकते हैं कि रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब आर कैप। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट so for different cases. So this is also one types of superposition principle, but यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम इंटीग्रेशन फॉर्मेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये चार्ज जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको Q1 Q2 Q3 नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम एक स्मॉल डी क्यू मान लिया, फिर डी क्यू करके एक डी क्यू के लिए फोर्स, दूसरा डी क्यू के लिए फोर्स, तीसरा डी क्यू के लिए फोर्स, ऐसे करके हम पूरा का पूरा जो बाई यूजिंग द इंटीग्रेशन हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इसमें जो है बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। पहले जैसे हमने केस 1 लिया है कि Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड Q2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, सो इसमें क्या होगा देखो, पहले
ये है केस 1। ओके, Q1 इज, इसमें जो है ना, इसमें दो केस हो सकता है। एक जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल जो है, जैसे मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, वो अगर बाउंड है या फिर फ्री है, मतलब ये भी देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q1, सपोज यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है। अब ये बोले कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हमने ले आया, सपोज एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखना है ताकि ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसमें दो केसेस बनता है बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव केस तो बनता ही है, उसके साथ साथ ये केस भी बनता है कि मान लो कि ये दो चार्ज जो है ये फिक्स्ड है, मतलब ये बाउंड चार्ज एक जगह में फिक्स्ड हो गया, मतलब ये नहीं हिल सकते हैं। सो इन दैट केस ये Q1 Q2 तो ऑलरेडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो हम डिस्कस करेंगे ओनली द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q। लेकिन अगर तीनों चार्ज पार्टिकल फ्री है, सो दैट इज डिफरेंट केस, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर, है ना। सो इन दैट केस वी हैव टू थिंक इन डिफरेंट वे, शायद वो केस भी हमारे पास है। हाँ देखो ये वाला, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, देखो ये वाला थिंग, तो पहले एक Q1, ये बाउंड चार्ज का केस चल रहा है। सो देखो Q1 एंड Q2 दोनों को हम पॉजिटिव मान लिया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इफ Q3 इज प्लेस्ड इन द मिडिल एंड इफ Q3 इज डिस्प्लेस्ड साइडली राइट नेट, साइडली राइट नेट फोर्स इफ नॉट पुल्स इट फर्दर राइट। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कि एक थर्ड चार्ज यहाँ Q3 बोला है, तो हमने Q3 लिख रहे हैं ताकि इसके साथ जो नोटेशन है वो सेम रह सकता है। ओके, सो दैट इसके साथ जो नोटेशन है वो सेम रहे। क्लियर? तो चलो, तो ये थर्ड चार्ज जो है, पहले देखो थर्ड चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम होगा, इस बीच में कहीं एक जगह में रखना पड़ेगा। सपोज यहाँ है, मान लो कि ये थर्ड चार्ज को हमने सॉरी, ये थर्ड चार्ज जो है इसको हमने ऐसे रख दिया Q3, है ना। अब देखो तो Q3 के ऊपर Q1 जो इधर फोर्स देगा, Q2 भी इधर फोर्स देगा, Q1 किधर फोर्स देगा, देखो इधर रिपल्सिव फोर्स। अगर Q3 पॉजिटिव है तो Q2 किधर फोर्स देगा, इधर फोर्स देगा। और ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है ऐसे। अगर मान लो Q3 नेगेटिव है, ये Q3 नेगेटिव है, फिर भी सेम कंडीशन ही होगा, क्योंकि Q1 इधर अट्रैक्ट करेगा तो Q2 इधर अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। सो देखो Q3 भी हो सकता है या माइनस Q3 भी हो सकता है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम तो हो गया, Q3 भी इक्विलिब्रियम है, माइनस Q3 भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ से और भी जो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे भी पूछेगा कि इसको कहाँ रखना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। तो जब हम फोर्स इक्वल करेंगे तब हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है ना, कि Q3 के ऊपर ये जो फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए, तब ना ये स्टेप ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, है ना। वी विल सी लेटर दैट थिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। बट यहाँ हमको ये तय करना है कि Q3 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो देखो अगर हम ये कैसे पता चलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो एक कंडीशन है वो क्या है कि एक पार्टिकल्स अगर इक्विलिब्रियम में है और वहां से उसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दो, अगर वो जैसा था पहले सेम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसका मतलब वो स्टेबल में है। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करने के बाद अगर उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, वो और नहीं आएगा इक्विलिब्रियम में, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इन दैट रेस्पेक्ट इफ यू पुश दिस Q3 चार्ज स्लाइटली इधर या फिर स्लाइटली इधर, किधर भी आप इसको पुश करोगे, तो देखो मान लो कि इधर पुश किया तो Q1 इसको उधर पुश करके यहाँ ले जाएंगे। सिमिलरली इसको अगर इधर पुश करोगे ना तो Q2 इधर पुश करके यहाँ ले आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन देखो जब माइनस Q3 का बात करेंगे हम, तो माइनस Q का अगर हम स्लाइटली इधर ले आएंगे ना तो क्या बनेगा, देखो ये तुरंत Q1 जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। थोड़ा सा अगर इधर आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है बिगड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, Q3 जो है ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये माइनस Q3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो इट विल भी हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो इसमें जो है सिमिलरली Q3 नेट फोर्स पुल्स इट फर्दर। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इफ Q3 इज प्लेस्ड इन द मिडिल एंड इफ Q3 इज डिस्प्लेस्ड साइडली राइट, अगर राइट साइड में हम ले जाएंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स पुल्स इट फर्दर राइट। नहीं ऐसा नहीं है, इफ Q3 इज नेगेटिव तब होगा। ओके, अगर Q3 पॉजिटिव है, सिमिलरली इफ Q3 इज डिस्प्लेस्ड लेफ्ट नेट फोर्स पुल्स इट फर्दर लेफ्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं इसमें इस केस का बात कर रहे हैं जब
जो चार्ज Q3, देखो Q3 जो चार्ज है ये अगर नेगेटिव है तब ये अनस्टेबल केस बनेगा, लेकिन अगर Q3 पॉजिटिव है तो ये स्टेबल केस बनेगा। ओके, इसमें जो है लिखा है ये -Q3 का बात हो रहा है। ओके, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, दोनों चार्ज में क्या है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो जो पॉइंट कहाँ कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम वो निकालना मुश्किल होता है। मान लो कि यहाँ Q1 है और यहाँ जो है -Q2 है। अब देखो Q3 को कहाँ रखोगे, देखो अगर मान लो कि Q3 को यहाँ रखोगे ना तो इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि Q1 जो है देखो इसको इधर फोर्स देगा और -Q2 भी इधर फोर्स देगा, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि देखो Q1 जो है ये क्या करेगा, Q1 जो है देखो Q3 को किधर फोर्स देगा, इधर फोर्स देगा, और -Q2 जो है इधर फोर्स देगा। लेकिन देखो माइनस चार्ज जो है बहुत दूर है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम तब क्रिएट होगा, ये दूर वाला जो चार्ज है ये अगर ज्यादा है, Q2 से ज्यादा है, तब ये बैलेंस कर पाएगा। मतलब अगर Q2 ग्रेटर देन Q1 है तब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है इधर हो सकता है, अदरवाइज अगर Q1 ज्यादा है तब इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर होगा। मतलब लाइन ज्वाइनिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो। सो इन दैट केस वी हैव टू चेक वेयर वी कैन प्लेस द चार्ज। ये तीन जो रीजन है, दिस इज हम बोल सकते हैं कि रीजन 1, इसको हम बोल सकते हैं कि रीजन 2, इसको हम बोल सकते हैं रीजन 3। सो ये 3 रीजन में चार्ज को प्लेस करके देखना है कि कहाँ ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो सकता है, मतलब जो ऑपोजिट फोर्स वो बैलेंस कर सकता है कहाँ। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये स्टेबल या अनस्टेबल है ये कैसे पता चलेगा। मान लो कि ये Q3 फोर्स जो है ये स्टेबल या अनस्टेबल कैसे पता चलेगा। मान लो कि ये Q3 का बात हो रहा है, तो Q3 मान लो कि इधर है, देखो ये है Q1, ये है -Q2 और Q3 जो है वो इधर है। अब देखो Q3 के ऊपर फोर्स क्या होगा, Q1 जो फोर्स दे रहा है इधर और Q2 जो फोर्स दे रहा है इधर। अब मान लो इसको थोड़ा सा अगर हम इस साइड में ले जाते हैं, मतलब इसको अगर हम यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर इधर ले जाएंगे तब तो ये Q2 खींच लेगा। अगर इधर ले जाओगे तब भी इसको, और ये बैलेंस नहीं कर पाएगा Q इधर, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। along the line joining charge if Q3 is in the middle and if Q3 is displaced net force restore it। इसमें जो है ना थोड़ा ये केस 1 केस 2 जो बनाया गया है इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत है, इसको इग्नोर करो। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें दिस इज करेक्ट। ओके, क्योंकि देखो इसमें दिख रहे हैं चीज़ों को, तो इसमें क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना, क्योंकि हमेशा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। Q3 पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव है, जो भी है इसमें अनस्टेबल होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो इसमें हमेशा, इसमें अगर पॉजिटिव है तो स्टेबल होगा, अगर नेगेटिव है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे चेक करके देखना है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। जैसे मान लो कि मैं बता ही देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ +Q1 है और यहाँ जो है +Q2 है। अगर हम इस चार्ज को, ये मिडिल में जो चार्ज है, देखो इस चार्ज को अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाते हैं ना, मान लो कि Q3 चार्ज को यहाँ ले आया, अब देखो तब Q1 जो फोर्स देगा इधर देगा, Q2 जो फोर्स देगा इधर देगा, और नेट फोर्स इधर हो जाएगा, तब ये फिर वापस नहीं आएगा, इधर चले जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल है वो इसका मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हमको क्या करना है, सारे केसेस जो है वो चेक करके रखना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बताना है कि क्वेश्चन में डिटेल्स में क्या लिखा गया है, कि चार्ज का नेचर कैसा है, किस साइड में बोल रहे हैं इसको मूव करवाने के लिए। अगर मान लो कि ये मूवमेंट जो है, मूवमेंट का जो मैटर हम बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर मूवमेंट होगा या अलोंग लाइन ज्वाइनिंग मूवमेंट होगा, ये अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो हम मान लेंगे कि अलोंग लाइन ज्वाइनिंग है ये। ओके, अदरवाइज हम इसको अगर केस वाइज बोले तो इसको ऐसे भी हम मूव करवा के देख सकते हैं। ये सेम केस अगर Q3 के ऊपर होगा तो -Q3 के ऊपर देखो फोर्स जो है, एक इधर फोर्स देगा एक इधर फोर्स देगा, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा, तो ये वापस आ जाएगा, इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। देखो तो अलोंग द लाइन क्या होगा, Q3 स्टेबल -Q3 अनस्टेबल, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन करते हैं तो Q3 अनस्टेबल और -Q3 स्टेबल हो जाएगा। सो दैट विल बी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी कैन चेक। ओके, सो इग्नोर दिस काइंड्स ऑफ जो कंक्लूजन हमने यहाँ दिया है इसको इग्नोर करो, और जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद करो। ओके, क्लियर। अब देखो अगर 3 चार्ज जो है वो तीनों का तीनों चार्ज जो है, चार्जेस जो है वो अगर बाउंड नहीं है, मतलब मान लो कि ये एक चार्ज है ये भी एक चार्ज है, ये Q1 है, ये सपोज Q2 है ना, तो थर्ड चार्ज को आप कहाँ रखोगे। मान लो कि ये थर्ड चार्ज जो है +Q हम बोल रहे हैं, देखो ये हो ही नहीं सकता है, +Q के आप
प्लस क्यू चार्ज को आप कहीं भी ऐसे जगह पे नहीं रख सकते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ रखेंगे देखो प्लस क्यू को, तो ये तो इक्विलिब्रियम रह जाएगा, लेकिन ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा क्योंकि ये बाउंड नहीं है। तो क्या होगा देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पूरा सिस्टम का जब हम इक्विलिब्रियम का बात करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो ये तो इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम का अगर हम बात करते हैं तो हमको लगेगा हो जाएगा कि Q1 जो है इसको फोर्स देगा, Q2 फोर्स देगा, अगर ये बैलेंस कर देगा तो हो जाएगा ऑपोजिट फोर्सेस से। लेकिन इसका क्या होगा देखो, ये Q जितना फोर्स देगा प्लस Q, ये Q2 जो है उतना, ये Q2 जो है इधर भी उतना ही फोर्स देगा, मतलब उससे ज्यादा फोर्स देगा तो ये बिगड़ जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर ये Q जो फोर्स देगा, ये Q जो फोर्स देगा, उसके वजह से Q1 Q2 का जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो तो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ बोला जाता है कि जो थ्री चार्ज, देखो द थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन। इसमें जो है ना, अगर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, देयर इज नो बाउंडिंग फोर्स, मतलब इसको बाइंड करके नहीं रखा गया है, सो इन दैट केस वी हैव टू नो कि ये थ्री चार्जेस जो है अलग साइन का होगा। और ये कोलिनियर भी होना चाहिए, एक लाइन में भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सेम साइन अगर नहीं है तो अपोजिट साइन में ये हो जाएगा। मान लो कि देखो इसको माइनस साइन कर देते हैं, नेगेटिव साइन कर देते हैं, तब क्या होगा देखो, ये Q1 जो है अट्रैक्ट करेगा, Q2 अट्रैक्ट करेगा, हो सकता है। अब देखो इस चार्ज का सोचो, ये Q1 जो है इधर रिपल्स कर रहे हैं, इधर रिपल्स कर रहे हैं, लेकिन माइनस क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसको अगर देखोगे तो ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्या करेगा, रिपल्स करेगा। तो ये हो सकता है, मतलब अपोजिट आ रहा है। देखो मैं यहाँ और भी एक बार क्लियर डायग्राम बनाता, ये Q1 है, ये Q2 है, और बीच में एक माइनस चार्ज रख दो, माइनस Q। तो देखो इस Q2 के ऊपर अगर Q1 द्वारा फोर्स देखो तो इधर होगा, लेकिन माइनस Q इधर फोर्स देगा। इसके ऊपर फोर्स देखो, माइनस Q इधर देगा, प्लस Q2 इधर देगा। तो देखो ये क्या हो रहा है बताओ, ये जो ऑपोजिट नहीं हो रहा है, क्या ऑपोजिट हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस को हम एडजस्ट करके इसको इक्वल कर देते हैं तो हो सकता है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए पहला तो कंडीशन ये है ऑपोजिट होना चाहिए फोर्सेस, उसके बाद तो इक्वल होगा ना, ऑपोजिट होना ही चाहिए, अदरवाइज इक्वल होने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्लियर? और देखो ये माइनस Q के ऊपर तो है ही दो ऑपोजिट फोर्स, तो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम हमेशा अनस्टेबल होगा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन को अगर हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, इसको थोड़ा उधर ले जाएंगे तो उधर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो उधर चला जाएगा। तो ये हमेशा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? सो दीज आर द ऑल थिंग्स अबाउट द इक्विलिब्रियम। सारे केसेस मैंने बता दिया जो चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम होते हैं। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो उसमें ये डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ रखना है ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसके साथ ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास नहीं है तो न्यूमेरिकल्स करने के टाइम हम ये जो थर्ड चार्ज है इसको कहाँ रखना है ये हम नहीं ढूंढ पाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम 3 रीजन में चेक कर लेंगे, है ना। जैसे ही 2 चार्ज दिया रहेगा, सपोज ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है। सो अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ दिस 2 चार्जेस वी विल टेक द थर्ड चार्ज, उसका भी एक साइन होगा, उसको हम 3 रीजन R1 में रख के एक बार देख लेंगे, R2 में रख के देख लेंगे, और R3 में रख के देख लेंगे कि कहाँ ये इक्वल हो सकता है। फिर वहां हम रख के एक डिस्टेंस मान लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स दैट थिंग विल बी मोर क्लियर फॉर यू। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू।